अस्सलामुअलैकुम डियर स्पेक्टेटर्स, आई एम अली अहमद, केमिस्ट्री लेक्चरर। लास्ट लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री पार्ट 2 को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया था और आज हम उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। अब बात करें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले जो है, या अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो 1828 से पहले तक, अब ये जितने भी उस वक्त तक नॉन केमिकल कंपाउंड्स है उनको दो मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक जो ग्रुप था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का था और जो दूसरा था वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का था। जो केमिकल कंपाउंड्स है उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। याद रहे, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन थी केमिकल कंपाउंड्स की, दैट वाज बेस्ड अपॉन द सोर्स, कि ये जो कंपाउंड्स है ये हमें कहाँ से मिले हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे थे। वो तमाम कंपाउंड जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उनको बेसिकली हमने क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। और वो तमाम कंपाउंड जो नॉन लिविंग से हम लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे थे, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो तमाम कंपाउंड जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं या हम उनसे लेते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और वो तमाम कंपाउंड जो नॉन लिविंग से हम लेते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हैं, उनको बेसिकली हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टेबल साल्ट जो है NaCl और ये जो है CaCO3, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली मिनरल से लेते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम कंपाउंड जो हम मिनरल से लेते हैं उनको बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये बेसिकली सिग्निफाइज एज लाइफ। और उसके बाद लेवाइजर ने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें बेसिकली कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वेरी सिंपल, वो तमाम कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे थे, उनको ऑर्गेनिक का नाम दिया गया। और वो तमाम कंपाउंड जो हम नॉन लिविंग थिंग्स से ले रहे थे उनको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया। अब उसके बाद ये कोशिश होती रही कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज करें फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जब वो इस काम में नाकाम हुए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में, फिर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये वही कॉन्सेप्ट था जिसको बेस बनाकर वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई। ये जो थ्योरी है बेसिकली 1815 में पेश की गई और इसको बेसिकली जे बर्जीलियस ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज कर सकते हैं। एज दे रिक्वायर a special
फोर्स, जिसको हमने वाइटल फोर्स का नाम दिया, और ये जो वाइटल फोर्स है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या नेचर ही प्रोवाइड कर सकती है, जो कि हम लैब में प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इसी वजह से इस थ्योरी को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। और यहाँ पर एक बात मैं और भी क्लियर करता चलूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। यहाँ पर ये बात मेंशन कर देता हूँ, लैब्स के अंदर इन कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बेसिकली इस थ्योरी के दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एक ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरा ये दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते इन लेबॉर्ट्री, के लैब्स के अंदर हम थ्रू एक्सपेरिमेंट जो है वो इन कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो दो पॉइंट थे, एक ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग थिंग्स एज दे रिक्वायर अ स्पेशल फोर्स, जिसकी वजह से इस थ्योरी को आपने क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। और दूसरा पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल। अब जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो बहुत अरसे तक ये सोचते रहे कि वाकई ये बात ट्रू है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट इन 1828 फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? बेसिकली जे बर्जीलियस ने। आप इसको अपनी बुक में मेंशन कर दें MCQ के तौर पर कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये किसने दी हमें? बर्जीलियस ने। और इसको रिजेक्ट बेसिकली किसने किया? फ्रेडरिक वोहलर बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी जो फॉर्मेशन थी वो एक्सीडेंटल थी। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बना। अमोनियम सायनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4CNO इसका फार्मूला है। जब उसने इस कंपाउंड को हीट किया तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बन गया, रिजल्टेंट कंपाउंड था वो था NH2C+ONH2। ये बेसिकली यूरिया है। अब ये जो कंपाउंड है अमोनियम सायनेट जो है ये बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको हाईलाइट कर लें कि यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट अमोनियम सायनेट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपकी बुक में ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसके नीचे ये लिख लें, इसको हाईलाइट करें, MCQ लिखें, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, जब तक हमारे दिमाग के ऊपर हथौड़ा ना लगे, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और एक मेरी बात सुन लें, अगर आप बैठे हुए हैं आप लेक्चर को कंसंट्रेशन से जो है वो देखते जाएं और साथ साथ बुक में पॉइंट आउट करते जाएं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें बाद में भूलेंगी। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके बारे में 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं। ये जो यूरिया, सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट मौजूद है नाइट्रोजन। आम तौर पर आपसे पूछी जाती है कि जी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज़, तो ये आप लोग नोट कर लें 46.6% होता है नाइट्रोजन इन यूरिया।
अब उसके बाद फिर यह है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आप MCQ लिख लें। ये बेसिकली जो यूरिया था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सिंथेसाइज्ड की बात हो रही है, नेचुरल नहीं। अब जो तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है वो ये है कि इसमें ये जो कार्बन है, ये इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2। ये भी नोट कर लें, ये सारे MCQ साइड पर लिख लें। इसी चैप्टर के एंड तक ये सारी बातें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये कुछ बातें आगे जाके हमने डिस्कस करनी हैं। और एक और पॉइंट जो है वो यूरिया से रिलेटेड है, वो ये है कि ये जो ग्रुप है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक C डबल बॉन्ड ONH2, ये जो ग्रुप है ये बेसिकली जो है इसका जो नाम है इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। सो यूरिया के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली कौन सा है, अमाइड है। अब यहाँ पर हमारे 4 इंपॉर्टेंट MCQs बन गए हैं। पहला क्या है जी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया कितनी है, 46%। दूसरा ये है कि ये कौन सा है, यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा क्या है, इसमें जो कार्बन है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। फोर्थ ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड ग्रुप है। और इसके बाद ऐसा नहीं था कि वाइटल फोर थ्योरी को फौरन से रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि इस पे बहुत सारे अभी भी साइंटिस्ट बिलीव करते थे। उसके बाद फिर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया बाय कोल्ब इन 1845। वो जो कंपाउंड था वो बेसिकली एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड। सो जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया वो एसिटिक एसिड था। अब जब ये एसिटिक एसिड भी प्रिपेयर हो गया तो फिर ये बेसिकली 1850 में इस थ्योरी को टोटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा बेसिकली वो है ओल्ड या अर्ली कॉन्सेप्ट। और वो जो बात थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ये अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली रिजेक्ट कैसे किया गया, बाय द सिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड एसिटिक एसिड। और यहाँ पर ये जो यूरिया जो सिंथेसाइज किया गया, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया हूँ, इसको सिंपल जो है हमने अमोनियम सायनाइड को हीट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन को बेसिकली हम रीअरेंजमेंट का नाम देते हैं और इसको भी आप MCQ के तौर पर जो है ना वो हाईलाइट कर लें। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसकी समरी ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से लेते हैं, इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग से लेते हैं। फिर उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा, फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया वो बेसिकली क्या था, यूरिया। यूरिया से रिलेटेड ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक यह है कि इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ये है 46.6%। दूसरा यह है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरा ये इसमें कार्बन की कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp2 होती है। चौथा पॉइंट यह है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा बेटा, अमाइड है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये था कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली यूरिया फॉर्मेशन का, ये कौन सा है, रीअरेंजमेंट का है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की। शुरू में हमने जो केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था दैट वाज बेस्ड अपॉन द सोर्स के कंपाउंड्स कहाँ से लिए जाते हैं। लेकिन अब जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें सब के अंदर जो है वो कार्बन वाज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। सो अब जो है केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। जो ओल्ड जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन थी वो किसकी बुनियाद पर थी, सोर्स की बुनियाद पर थी। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेटा किसकी बुनियाद पर है, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया। अब वो तमाम कंपाउंड्स, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद था बेसिकली उसको किसका नाम दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया।
और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें कार्बन तो मौजूद था लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं थे। उन तमाम कंपाउंड्स को बेसिकली एक्सेप्शंस के अंदर डाल दिया गया। फॉर एग्जांपल CO2 जो है उसमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरीके से NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है जिसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरीके से और भी बेशुमार कंपाउंड्स हैं जैसे HCN जो है इसमें भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब उसके बाद फिर जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशंस को दोबारा से रिकरेक्ट किया गया। ऑल कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, यानी कि ऑल दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन सब को जो है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। इस डेफिनेशन की बात करें तो अभी भी कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरे थे। फॉर एग्जांपल अमोनियम सायानेट NH4CNO, इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये दोनों वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या होने चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स हैं। सो दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है इसको अगेन से जो है ना वो रीडिफाइन किया गया। ऑल कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। साथ ये भी एक बात इसमें ऐड की गई, दीज कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड कोवलेंटली, यानी कि जो भी ये कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे तो ये जो है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अदरवाइज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे। और ये जो डेफिनेशन ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ तक जो है ना हमारी बात जो है ना वो क्लियर हो चुकी है। अब हम इन डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये CH4 है। अब ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड। अब इस कंपाउंड से हम एक और कंपाउंड बेसिकली हम डिराइव करते हैं। ये देखें CCl4। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था प्योरली और ये इसका जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है। सो ये दोनों जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक। अब ये जितने भी जो MCQ मैंने जो लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किए हैं, अब यहाँ पर मैं उनको अगेन जो है वो समराइज़ कर देता हूँ और आप लोग लिख लें और फिर इसका आंसर भी आप लोग ढूंढें। यही सेम स्कीम जो है हम अपने बाकी तमाम लेक्चर्स में भी अप्लाई करेंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे उन हर लेक्चर के जो रेलेवेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। और जहाँ तक FSC की बात है, मैं ये समझता हूँ स्टूडेंट की जो सक्सेस है प्राइमरीली वो जो है डिपेंड करती है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। मोस्टली जो है वो स्टूडेंट जो आंसर दे रहे होते हैं वो आम तौर पर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता। तो मैंने जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाने हैं आप लोगों को, मेरी कोशिश होगी वो मटेरियल हो जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो, आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट ना हो सकें। इसलिए जो भी मेरा लेक्चर होगा उसके एंड में मैं शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स लिखवा दिया करूँगा।
अब ये देखें, आज के आर्टिकल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो यही है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया वो कौन सा था। अब आप ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है आप लिख के उसको जो है ना वो टिक कर लें। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो अगेन मेरा लेक्चर जो आप देखें, इसका आंसर उसमें मौजूद है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज़, इसका भी मैंने जो है ना वो आंसर ड्यूरिंग लेक्चर दिया, और आई थिंक अगर आपने ये लेक्चर सुना हुआ तो आपको इसका आंसर पता होगा, इसका भी टिक कर लें। अब इसी तरीके से अगला जो एमसीक्यू है वो यही है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया इज़, इसका भी आंसर मैंने मेंशन किया हुआ ड्यूरिंग लेक्चर, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं कि वो ये है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय। अब आप लोग जानते हैं ये 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से आपने करेक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो यही है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, आपने जो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, लिखे हुए आपने जो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट वाज रिजेक्टेड। अब इसका जो आंसर है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। अब आपके सामने ये आंसर दिया हुआ है, इसमें ये देखें सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो यही है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जे बर्ज़ेलियस इन 1815, और फिर ये उसका बाकी आंसर आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप नोट कर लें, एग्जैक्ट आपने जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, इसमें आपके नंबर्स की जो डिडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये था जी आज पहला लेक्चर अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस करेंगे। Thanks.